पांचों कफ के काम देखे थे आपने। अब आगे देखो, आचार्य वाग्भट के अनुसार तो शरीरम धारयन्ते धातवा आहारस्य सर्वथा, यानी धातुएं शरीर का धारण करती हैं और धातुओं का आहार भी होती हैं। इस पे कभी सवाल आ जाए कि धातुओं का आहार क्या है, तो धातुओं का आहार क्या है? धातुएं ही हैं। कैसे? आपको कल एक श्लोक बताया था, रसाद रक्तम ततो मांसम वाला। तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि रस को खाएगी रक्त धातु, है ना, रक्त को खाएगी मांस धातु। तो आपने देखा भी है कि अगर पहले वाली धातुएं वीक हो जाती हैं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता उनको, तो अगली धातुएं फाइनली वीक होने लगती हैं। ठीक है ना? तो वो ही जवाब है इसका, बिल्कुल ध्यान रखना ये। मतलब ऐसा है कि हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ऐसी चीजों को, ये बहुत जरूरी है। यहाँ सवाल बन सकता है कि धातुओं का आहार क्या है। तो धातुएं ही धातुओं का आहार है, और धातुएं शरीर का धारण तो करती हैं। नेक्स्ट है दूष्य, मूत्र शक्रत स्वेद आदयो। तो इन्होंने बस ये जरूरी बात है कि मूत्र शक्रत स्वेद आदि जो मल है, इनको भी दूष्य कहा है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको भी दूष्य कंसिडर किया। नेक्स्ट है शुक्रायतम बलम पुंसाम मलायतम च जीवनम। और अगला श्लोक लिखा है योग रत्नाकर का, अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम च जीवितम। फिर एक और श्लोक लिखा है भाव प्रकाश का, मलायतम तु बलम पुंसाम शुक्रायतम तु जीवनम। सब पढ़ा चुका हूं आपको, चरक में राजक्षमा के साथ चिकित्सा से पढ़ाया होगा। तो पहला तो ये कि राजक्षमा के रेफरेंस में श्लोक है ये, ठीक है। एक तो ये बात जरूरी है जो श्लोक लिखे हुए हैं। दूसरा एक और बात है कि ऐसा पूछा जाता है किस रोगी के लिए कहा गया कि उसके मल में ही उसका बल है या जीवन है, कहने का मतलब है ना, यहाँ भी ये बात आ रही है। यहाँ देखोगे कि ये देखो, मल को बल कह दिया, यहाँ पे मल को जीवन कह दिया। ठीक है, तो राजयक्ष्मा के में ऐसा कहा जाता है कि उनके मल की रक्षा करनी है, उनके मल में उनका जीवन होता है। बाकी भैषज रत्नावली और भाव प्रकाश, इन्होंने जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट दिए हैं। तो भैषज रत्नावली का है शुक्र जो है वो बल है और मल जो है वो जीवन है। भाव प्रकाश मल बल है और शुक्र जो है जीवन है। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट याद कर लो, जैसे भैषज रत्नावली का याद कर लो कि शुक्र बल है। अब आप समझ गए कि शुक्र बल है, तो इनका मल जो है वो जीवन हो जाएगा और भाव प्रकाश का उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है। दूसरा योग रत्नाकर, उनका चाहो तो श्लोक ही याद कर लो, अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम चा जीवितम। अग्नि को बल कह दिया और रेतस को, रेतस शुक्र का ही नाम है, उसको जीवन कह दिया। ठीक, तो सवाल ये भी आ चुका है किस डिजीज के रेफरेंस में बात हुई है, तो राजयक्ष्मा के रेफरेंस में। और ये तो सब जानते ही होगे, कौन सा ज्वर है जिसके लिए कहा जाता है शोषिणा प्राणनाशनम? प्रलेपक। प्रलेपक ज्वर। प्रलेपक। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने प्रलेपक ज्वर के लिए ऐसा कहा है कि ये शोषी व्यक्तियों के प्राणों को नष्ट करने वाला है। आगे हैं धातुओं के नाम लिखे हुए, जो हमारी 7 धातुएं हैं, श्लोक नंबर 7 ही है आपकी बुक्स के अंदर। उनके क्या क्या काम होते हैं, तो ये तो सुश्रुत के अनुसार है पहली टेबल, और दूसरी वाली वाग्भट के अनुसार है ये। ठीक है, तो वाग्भट वाली ज्यादा जरूरी है क्योंकि सुश्रुत में कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज नहीं है। तो पहले सुश्रुत देखो चलो। तो रस कह रहे हैं प्रीणन करता है, रक्त वर्ण को अच्छा बनाता है ना, कि कोई अगर एनेमिक होता है तो आपको उसको कलर देख के पता चल जाता है ना कि एनीमिया हो रहा है। तो वर्ण को अच्छा बनाना, जीवन देना। मांस शरीर की पुष्टि करता है, मेद स्वेद को लाने वाला है, दृढ़ता देता है शरीर को। अस्थियां देह का धारण करती हैं, तो यही ऐसी चीजें लंबे समय बनी रहती हैं जो बहुत इजीली जाती भी नहीं है। मज्जा प्रीति स्नेह बल शुक्र पुष्टि, शुक्र की पुष्टि करना। ठीक है, अस्थियों का पूरण है वो, पूरब जो लिख दिया ना वो पूरण है, अस्थियों का पूरण करना। बोन्स के अंदर रहती है ना मैरो, बोन मैरो, तो अस्थियों का पूरण करना तो इजी है। और शुक्र में देख रहे हो, धैर्य च्यवन प्रीति, देह को बल देना, हर्ष, और बीज का काम तो करता ही है शुक्र, है ना, गर्भ उत्पादन में बीज का काम करता है। तो इस पे तो सिर्फ नजर डाल लो, वाग्भट वाला याद रखना है। उसके लिए कोड हम लोग याद रखते हैं जो वाग्भट के पॉइंट्स है। तो कोड ये है कि आप में से जैसे कोई अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है, तो उसको पीजी मिल जाएगा, है ना। कोई अच्छे से नहीं पढ़ेगा, उसको पीजी नहीं मिलेगा मान लो, या उसको वो नहीं मिलेगा जो चाहेगा। होते हैं हम में से लोग, हैं ना, जो बहुत अच्छा कर जाते हैं, वो होते हैं नहीं करते हैं। तो मैं उसी पे कोड याद रखता हूँ कि पीजी ले, कोड लिख लो, पीजी ले सदा, सदा की जगह सदा कर लेना, धा से धारण, पूर्ण गर्भ, है ना, कि गर्भ जब पूर्ण हो जाएगा, यानी बालक जब पूर्ण हो जाएगा अपना पढ़ के, तो उसे पीजी मिल जाएगा। तो पीजी ले सदा
पूर्ण गर्भ, तो पीजी यानी प्रीणन और जीवन, ले से लेपन, सधा यानी स्नेहन और धारण, पूर्ण गर्भ तो पूर्ण और गर्भ उत्पादन। इस पे सवाल आते हैं, बिल्कुल याद रखोगे। तो पीजी ले सधा पूर्ण गर्भ। वैसे अगर नहीं पता तो वो भी याद कर सकते हो कि जो टर्म लेबर माना जाता है ना, वो 37 वीक्स जो है कम से कम बच्चे ने अगर पूरे कर लिए हो तब कहा जाता है। इसके पहले अगर डिलीवर हो जाए तो उसको बोलते हैं प्री टर्म। और कितने के बाद बोलते हैं पोस्ट टर्म? 42। 42। ठीक है, तो 42 वीक्स के बाद पोस्ट टर्म बोलते हैं। तो वो भी याद रखोगे। तो पीजी ले सदा पूर्ण गर्भ। आगे देखिए, मूत्र पुरीश और स्वेद के यहाँ फंक्शन बताए हुए हैं, क्या काम करते हैं। तो पुरीश के लिए लिख रहे हैं पुरीश उपस्तंभम वायव्य अग्निधारणम, कि पुरीश शरीर का उपस्तंभन करना और वायु और अग्नि को धारण करना, ये काम करती है पुरीश उपस्तंभ करम। ठीक है, और वायु अग्नि इन दोनों को धारण करने का काम, बिल्कुल याद रखोगे। उपस्तंभ का मतलब मान सकते हो कहीं ना कहीं कि मतलब वायु के साथ है कनेक्टेड, वैसे है ना, कि वायु को धारण करने जैसा वही मतलब निकलता है इसका भी लगभग, कि रहती है बॉडी के अंदर, ऐसा सोच लो बस आप। ठीक है, पुरीश उपस्तंभ और वायव्य अग्निधारणम। जैसे मैंने शायद उदाहरण बताया हो आपको कि जो हमारा माइक्रोबायोटा होता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, जैसे एमोक्सिक्लेव किसी को दे देते हैं, सवाल आता है उसके ऊपर भी कि एमोक्सिक्लेव देने के बाद या इनमें से किस ड्रग के साथ आपको प्रीबायोटिक्स यूज करने चाहिए, या जनरली इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है गड़बड़ा जाता है। तो एमोक्सिसिलिन जो है वो बिगाड़ देती है उस फ्लोरा को, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उनको भी किल कर देती है। ठीक है, तो समझो वही काम है बस पुरीश का, उपस्तंभन की बनी रहे, ये भी एक फंक्शन है उसका कि मल को होना चाहिए, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया होते हैं वहां पे सारे। ठीक है, तो लिख लेना कि एमोक्सिसिलिन के साथ प्रीबायोटिक्स देने चाहिए, एमोक्सिसिलिन के साथ। ठीक। और जैसे अभी तो ये भी हो गया कि फीकल इम्प्लांट बताया होगा पहले भी, ये भी ट्रीटमेंट एक चल रहा है ना, तो आउट ऑफ इंडिया ये भी एक ट्रीटमेंट है, फीकल इम्प्लांट करना, कि जिन लोगों को आराम नहीं होता, आईपीएस जैसे जो पेशेंट है लंबे समय में ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो फीकल इम्प्लांट का एक कॉन्सेप्ट आया है। और तीसरे सवाल का जवाब जो आपको पता है बता देंगे मुझे अंजलि। यस सर। सहज कृमि का उल्लेख किया। हम्म, किसने? तरु। चरक ने। ठीक है ना, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए अंजलि, ये जवाब तुम्हें एकदम आने चाहिए। और मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि अच्छा करके तुम पता नहीं अभी टाइम मिल पा रहा है अंजलि, पढ़ाई के लिए नहीं मिल पा रहा अभी भी। अंजलि, यस सर। बेटा अभी पढ़ाई के लिए पूरा टाइम मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा सर मुझसे ये इंटर्नशिप और कुछ साथ में स्टडी मतलब थोड़ा खराब ही चल रहा है। है? बेटा इसे करना तो पड़ेगा ही, देखो है ना, क्योंकि हाँ मैंने पहले टीचर। भी समझाया है कि ये नहीं होना चाहिए कि एक साल चला जाए, है ना, एक साल बहुत कीमती होता है। तो कोशिश यही करनी है ना। और मैं इसीलिए टोक रहा हूँ बार बेटा, आप में कैलिबर है ना, आप कर सकते हो। और देख के दुख होता है कि जब बच्चे में कैलिबर है और वो फिर ना करे। ठीक है, तो मेहनत थोड़ी बढ़ाओ बेटा, कर लोगे, लेकिन थोड़ा मेहनत को बढ़ाओ, ठीक है। जी सर। चलो, तो याद रखेंगे सहज कृमि का उल्लेख आचार्य चरक ने किया। तो पुरीश उपस्तंभ करम वायव्य अग्निधारणम, तो सहज कृमि जो होते हैं वो इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया नॉर्मली रहते हैं, तो उनके लिए वो सहज कृमि शब्द हम मानते हैं, आयुर्वेद में आया कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम मूत्र की बात करते हैं, तो बस्ती पूर्णम वीक्लेद करण मूत्रम, तो बस्ती का पूर्ण करने का काम करता है मूत्र। और सूक्ष्म केश जैसी सिराएं होती हैं उनसे आर्तव आता है ना, जिस तरह से, उसी तरह आप मान सकते हो कि बस्ती का पूर्ण भी होता है। तो हम्म, कुछ कहना चाह रहे हो आप लोग शायद, किसने कहा? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो विश्वामित्र की वाली बात है कि सूक्ष्म केश प्रत्येगाश्म सिराएं होती हैं जो आर्तव को लाने का काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी मूत्र भी क्या होता है कि बस्ती में इकट्ठा होता रहता है, उसी तरह से। वीक्लेद करण मूत्रम, तो क्लेद जो है कहीं ना कहीं शरीर का, वो मतलब मूत्र ही है। क्लेद का मतलब आप ये मान लो कि वाटर कंटेंट बॉडी के अंदर,
है ना, तो वो मूत्र ही है, तो वी क्लेदकरण मूत्रम। और वाग्भट ने लिखा है क्लेद वाहनम, क्लेद का वहन करने वाला, क्लेद को जो लेके चलता है अपने साथ, तो वो मूत्र है। शरीर से जो क्लेद है वो इकट्ठा होता रहता है मूत्र की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है स्वेद। स्वेद क्लेद त्वक सुकुमार कृत। तो स्वेद जो है, तो वो भी कहीं ना कहीं लिक्विड पार्ट है बॉडी का, तो वो भी क्लेद ही है। प्लस स्किन को सुकुमार रखता है। अब इन दिनों में क्या होता है, सर्दियों में, कि त्वचा फटने लगती है, कि वो जो स्किन का क्लेद है, तो वो कम आता है बाहर, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती है ना, तो स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसलिए त्वचा को सुकुमार बनाने का काम ये स्वेद करता है। वाघभट ने लिखा स्वेद क्लेद विधृति, है ना, कि वही क्लेद को निकालने का काम शरीर से स्वेद करता है, ऐसा लिखा है हमने। आगे देखेंगे। अब आते हैं क्षय के लक्षण। तो वात क्षय, आपने दोषों के क्षय चरक में नहीं पढ़े, यही देखने को मिलेंगे आपको। तो एक चीज जो आप जानते हो कि वात क्षय में शायद बात हुई होगी कि मूड संज्ञता, ये मैंने आपको याद कराया होगा। संज्ञा मोह शायद याद कराया होगा, संज्ञा मोह तो जरूर कराया होगा। तो इसको ध्यान से देख लेना, बाकी देख लो। कि वात्शय, मंद चेष्टता, अल्प वाक्त्वम, अप्रहर्षो, और मूढ़ संज्ञता। तो चेष्टाएं कम हो जाएंगी, और कम बोलेगा व्यक्ति, हर्ष नहीं रहेगा काम करने के लिए, मूढ़ों की तरह मतलब बेवकूफ की तरह बिहेव करेगा। और अष्टांग हृदय ने यहाँ लिखा संज्ञा मोह। अच्छा बताओ, किसी की संज्ञा का पता तरु, संज्ञा का यस पता सर। किस प्रमाण से चलता है? सर ये कहीं सर मैंने बताया अनुमान। है, अनुमान से। और कैसे पता चलता है? सर वो स्कोर होता है ना, जी जीसीएस। ग्लासगो कोमा स्केल की बात कर रहे हो, ठीक है, कोमागोसिस करने के लिए, वो नहीं, आयुर्वेद में आपको बताया मैंने। संज्ञा, देखो नंदिनी एकदम बता देगी, शब्द बोलेगी सीधा। नहीं बोलेगी तो पहले ही मना कर रही है, हेमा बताएगी फिर। ऐसा? फिर कौन बताएगा, चलो बताओ। नाम नाम ग्रहण। नाम अच्छी रूप। बात संजो, है ना। तो नाम ग्रहण, ठीक है, विमान स्थान में पढ़ा है आप लोगों को, संज्ञा नाम ग्रहण, कि जैसे बेहोश होता है व्यक्ति तो होश में आता है नाम सबसे पहले, भाई कौन हो, कि राम प्रसाद, है ना, या जो भी नाम है, फिर आगे बात होती है। आगे देखो। तो वाच्य मंद चेष्टा, अल्प वाकत्वम, प्रहर्षो, मूढ़ संज्ञा। अष्टांग हृदय ने कहा संज्ञा मोह हो जाता है वात का क्षय होने पे। देखो वात को आयुर्वेद में ना सीएनएस के साथ रिलेट करते हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हो अगर भूल जाओ तो, कि जब सीएनएस के डिसऑर्डर होते हैं तो व्यक्ति को इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो वहां से आज शायद आपको आ जाए। अगला है पित्तशय, तो मंद उष्मा निष्प्रभत्व, ठीक है, समझ आ रहा होगा। श्लेष्माशय होने पे रूक्षता, अंतर्दाह, आमाशय इतर श्लेष्माशय शून्यता। तो रूक्षता होगी, कफ नहीं है तो दाह होगा शरीर में। प्लस कह रहे हैं आमाशय, तो क्योंकि मेनली कफ का स्थान है, तो वहां तो ठीक है, महसूस नहीं होगी कफ की कमी। लेकिन उसके अलावा बाकी स्थानों पे जो मेन साइट नहीं है, वहां शून्यता दिखाई देगी, मतलब कि कफ का क्षय हुआ है, आपको महसूस होगा। संधि शैथिल्यम, ये याद रखोगे, पता ही है आपको, अभी पढ़ा, श्लेषक कफ रहता है संधियों के अंदर। तृष्णा, दुर्बल्य, प्रजागरण, ठीक है, नींद नहीं आएगी व्यक्ति को श्लेष्मा का क्षय होने पे। अष्टांग हृदय ने भ्रम बताया, कैरेक्टर भी याद किया था हम लोगों ने, कि भ्रम कहाँ कहाँ मिलता है। तो वात की वृद्धि, कफ, और मज्जा का क्षय। हृदय एक कैरेक्टर है। वैसे हृदय रोग आपको पढ़ाए होंगे जब वातिक हृदय रोग चरक में, तो वहां ये कैरेक्टर दिखाया होगा हृदय। हृदय, मोह, शून्यता, ये सारे कैरेक्टर दिखे होंगे। यहाँ देख रहे हो अस्थि शूल जो मिलता है वो अस्थि क्षय के अंदर मिलता है, अस्थि निस्तोद मज्जा क्षय में मिलता है। ये करेक्शन मैंने आपको वहां भी कराया था चरक के टाइम, गलत लिख रखा था हमने, ध्यान होगा आपको। तो अस्थि शूल जो है वो अस्थि क्षय के अंदर है, अस्थि निस्तोद मज्जा क्षय में है। वहां गलती से हमने अस्थि निस्तोद जो है अस्थि क्षय में लिख दिया था पहले, ठीक, याद रखेंगे, इस पे सवाल आ चुका है। नेक्स्ट है क्षय की चिकित्सा क्या करोगे। तो देखो जब कोई चीज बढ़ जाती है, तो सीधी सी बात है, उसका परिवर्जन कर देते हैं, निदान परिवर्जन कर दो, है ना, अगर ऐसा हो रहा है। और कोई चीज घट गई है, तो जाहिर सी बात है उस चीज को खाना शुरू कर दो, है ना, अपने व्यवहार में ले आओ। तो क्षय हुआ है, तो तरीका क्या है, उन द्रव्यों का प्रयोग करो जो इन चीजों को बढ़ाने का काम करें। तो स्व योनि वर्धन द्रव्य उपयोग, ऐसे द्रव्य है जो उनको बढ़ाने का काम करें।
ठीक है, चलो एक सवाल का जवाब दोगे। अनंत, अनंत, अनुपान, अनुपान के बारे में सवाल कर रहा हूं। भोजन के गुणों के फिलिंदा ब्लैंक होता है ना, इसमें एक चीज भरनी है तुमको, समान या विपरीत। दूसरा, शरीर की धातुओं के होता है, तो फिर वहां एक शब्द भरना है, समान या विपरीत। नहीं। भोजन के गुणों के समान और धातु के गुणों के विपरीत। तो सही है नंदिनी ये बात या गलत है? कुछ करेक्शन करना चाहोगे? उल्टा है शायद। शायद उल्टा है। तो फिर तो मुझे वापस लौट के जाना पड़ेगा। तो कौन बता रहा है, चलो बताओ। संजू। सर अन मतलब अन के विरोधी ना होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए सर। ठीक है, और धातु हो गए? समान। ठीक है ना। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें रटना ही क्या है और सोचना ही क्या है। भाई धातुएं जो है आपके शरीर की वो नष्ट होंगी तो गलत है ना, तो धातुओं के तो समान होना चाहिए, धातु को नुकसान ना करे, ये मेन बात है कि विरोधी ना हो। ठीक। और दूसरी जरूरी बात है कि जो आपने अन्न खाया है उसके गुणों के विपरीत हो, मतलब ऐसा है उसका जो फिर एक्सप्लेनेशन है कि विपरीत होने से मतलब है कि उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करने वाला हो, अनुपान ऐसा हो जो इजिली ब्रेक डाउन करे और इजिली उसको जहां पहुंचाना है सेल्स में, जो जो होना है काम वो आसानी से करा दे। तो यहाँ भोजन के विपरीत होने से ये मतलब है। और धातुओं के तो समान ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। आगे देखो, नेक्स्ट है पुरीश। तो पूरी छाया में क्या कैरेक्टर आते हैं? हृदय पार्श्व पीड़ा, स शब्द च वायु ऊर्ध्वगमनम, कुक्षो संचरणम च। तो हृदय और पार्श्व में पीड़ा हो रही है पूरी छाया के अंदर, हृदय पार्श्व पीड़ा। ठीक है। स शब्द च वायु ऊर्ध्वगमनम, कुक्षो संचरणम च। वायु शब्द करते हुए ऊपर की ओर जाएगी और कुक्षी में संचरण करेगी। इसको ऐसे मान लो, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, अक्सर देखना वो आदमा जैसी कंडीशन बताएंगे कि हमें बड़ा अजीब सा होता है ना, कि उधर में लगता है कि वायु है, इस तरह वाली बात है, तो वैसे रिलेट कर सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पूरी क्षय हुआ है। तो सा शब्द से चा वायु ऊर्ध्वगमनम, कुक्षी में संचरण कर रही है वायु, और हृदय और पार्श्व में पीड़ा हो रही है। नेक्स्ट चलेंगे। मूत्रशय, बस्ती तोदो अल्प मूत्रता चा। अब यहां जो एक कैरेक्टर है बस्ती तोद, स्पेशली याद रखोगे कि दोनों जगह मिलता है, मूत्रशय में भी, इसके सामने लिख लो ऑल्सो इन मूत्र वृद्धि। ठीक है, तो मूत्रशय मूत्र वृद्धि दोनों जगह आपको कैरेक्टर मिलेगा, बस्ती प्रदेश में पीड़ा होना, बस्ती तोद। इन दोनों में चिकित्सा, अगेन स्वयोनि वर्धन द्रव्य उपयोग। तो जैसे अगर मैं पूरी क्षय की बात करूं, नीति कौन सी यवागु है पूरी क्षय में जो उपयोग करता है? सर मास सिद्ध थी। मांस। नहीं नहीं, माश वाला, उड़द वाला माश। मांस, ठीक है। दूसरा, एक जानवर का मांस बताया गया है, वो कौन से जानवर का मांस है? नीति आप ही के लिए हैं सवाल सारे भी। सर पूरी छह में। हाँ, मतलब पुरुष को बढ़ाने वाला एक जानवर का मांस, यवागु नहीं है, आगे शारीर स्थान में है, हम्म, चरक शारीर में। इस बैच की शुरुआत जब आपने ज्वाइन किया होगा शायद, तो शारीर स्थान पढ़ा होगा उस समय आपने भी। नहीं नहीं पढ़ा? नहीं याद है। पढ़ा है शारीर, नहीं पढ़ा निधि? याद नहीं। सच बताना। सर शारीर पढ़ा है मैंने, पर याद नहीं है मुझे ये। याद नहीं आ रहा, चलो कोई और बोलो। बकरे के मध्य शरीर का मांस। बकरी ठीक का। है, बकरे के मध्य हाँ शरीर सर का याद मांस। आया। याद आया, ठीक है। तो हम्म, बकरे के मध्य शरीर का मांस है जो मल को लाने वाला है। तीसरा, अगला सवाल है नीति आप ही के लिए है। श्रेष्ठ विण मूत्रता किस विभाग का लक्षण है? अरे सर मधुर विभाग का। मधुर विभाग का। ठीक है, तो ये सवाल आ चुके हैं सारे जो मैंने आपसे किए, तो याद रखना इनको। आगे चलो। तो नेक्स्ट आप देख रहे हो स्वेच्छ है। स्वेच्छ है में स्तब्ध रोमकूपता, त्वक्षोष, स्पर्श वैगुण्यम और स्वेद नाशश्च। स्वेच्छ है, स्तब्ध रोमकूपता, त्वक्षोष, स्पर्श वैगुण्यम, स्वेद नाशश्च। तो समझ रहे हो कि स्वेद चला गया तो अब क्या होगा, त्वचा जो है उसके ऊपर ड्राइनेस ज्यादा होगी, और कहीं ना कहीं हमारा जो ये सिस्टम है स्किन का, तो वो स्पर्श किसी भी तरह का वहीं से हमें लेना है तो वो भी नहीं हो पाएगा ठीक से, और स्वेद तो आएगा ही नहीं। ठीक है, स्तब्धता हो रही है, रोम
कूपों में, मतलब वहां कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। चिकित्सा देख लेंगे, अभ्यंग कराना। एक मिनट, ये इसी के आगे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, स्तब्ध रोमता, स्फुटनम त्वचा, ये भी इसी में है, ठीक है। तो चिकित्सा मेनली क्या है कि अभ्यंग कराया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कभी अभ्यंग कराया होगा ना किसी ने, अगर तो देखा होगा बहुत ज्यादा एकदम से स्वेटिंग होने लगती है अभ्यंग कराने के बाद, ठीक है। तो यही है कि अभ्यंग कराया जाता है। वाग्भट ने सुएच्छा में लिखा, रोम च्युति स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा, कि बालों का गिर जाना, त्वचा के स्तब्ध रोमता और त्वचा का फटना, अगेन नॉर्मल चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी। चिकित्सा में इन्होंने भी अभ्यंग करो, व्यायाम करो, मद्यपान करने को बताया, क्योंकि मद्य जो होता है वो अम्ल है, ठीक है। और तरु, अम्ल द्रव्यों में क्या श्रेष्ठ है? मध्य। मध्य क्यों श्रेष्ठ है? उसके 14 गुण बताए हैं तो ठीक इस है, वजह से। तो आचार्य चरक ने 10 या 14 गुण बताए हैं, उन गुणों की वजह से मध्य को श्रेष्ठ कहा गया। वंशिका, जैसे क्षार कर्म से अगर व्यापत्तियां हो, क्षार कर्म से व्यापत्तियां हो, तो कौन से रस का प्रयोग करना बताया गया है? अम्ल। अम्ल रस का, ठीक है, तो वो भी याद रखोगे। ठीक है, आगे देखो। तो मध्य जो होता है अम्ल होता है, मतलब ये पित्त को बढ़ाने के काम करता है, तो फिर स्वेटिंग लाएगा, सीधी सी बात है ना। सुलाने के लिए कह दिया, उसमें भी निवात शयन कराने की बात कर रहे हैं, ऐसी जगह जहां एयर ना आती हो सीधे। इजी है, आगे चलते हैं। आर्तवशय, आर्तवशय पे क्वेश्चन आता है, देखो गर्भशय वाला क्वेश्चन है, काफी जरूरी है, और आर्तवशय वाला भी देखेंगे। तो आर्तवशय में यथोचित काल आदर्शनम, अल्पता व योनि वेदना चा, तो ये तो बहुत इजी है, कैरेक्टर तो समझ में आ रहे हैं कि आर्तवशय हुआ है तो आ, जो साइकिल है मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सही टाइम पर आर्तव ना होना, है ना, कम होना, और योनि प्रदेश में वेदना होना। यहीं पर लिख लो कि एवरेज कितना ब्लड लॉस होता है साइकिल में, तो लिख लो अराउंड 35 ml, ठीक है। और एक रेंज लिख लो 30 to 50 ml, ठीक है। एवरेज 35 ml और रेंज लिख लो 30 to 50 ml। किसी भी तरह से सवाल आए तो आंसर लगाना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सवाल इसके ऊपर आया है चिकित्सा पे कई बार कि आर्तवशय की चिकित्सा में इनमें से किसका प्रयोग करोगे। तो वहां क्या देता है ना, कुछ उदाहरण रख के देता है नाम। जैसे एक तो मछली, है ना, फिश, इसका प्रयोग करना। माश, उड़द जो होता है, चाहे लिख लो यहीं पर आप आगे, ठीक है, उदाहरण में माश, कांजी, मद्य, मछली, फिश, ठीक है। मीन भी लिखा हुआ होता है, मछली के लिए मीन भी पढ़ा जाता है कभी कभी, तो मीन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। फिर बोल रहा हूं मैं, कांजी, माश, मछली या मीन, और क्या बोला मैंने, मध्य हुआ, है ना, अम्ल द्रव्य हुए। तो ये सब पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं। तो ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, और 2 3 बार आ चुका है। तो कह रहे हैं चिकित्सा में एक तो संशोधन कराओ, भाई जाहिर सी बात है कि आर्तव क्षय हुआ है तो हो सकता है कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, है ना, कि कफ ने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा हो। तो एक तो ये संशोधन कराना है। दूसरा, आग्नेय द्रव्यों का विधि से प्रयोग कराना है। तो आग्नेय द्रव्य सारे जो मैंने आपको बताया भी, ये आग्नेय द्रव्य ही है, तो याद रखेंगे स्पेशली। नेक्स्ट है स्तन्य क्षय। तो स्तन्य का प्रमाण कितना है? अक्षत, अक्षत स्तन्य प्रमाण कितने अंजलि? हेलो हाँ अक्षत, कितने अंजलि है? सर, 2 अंजलि। 2 अंजलि। और मूत्र का प्रमाण? नहीं सर। और कोई? 4। चार। आर्तव का प्रमाण? 4 4। 4 अंजलि। ठीक है, सारे याद होने चाहिए आपको, एक दो याद से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्तन्यशय, स्तन्यशय, स्तन्यो, स्तन्यो मलिनता, स्तन्य असंभवो, अल्पतावा, कुल मिला के स्तन्य क्षय हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि स्तन्य का अभाव हो गया। ठीक। इस पे एक सवाल आता है, बहुत हिट क्वेश्चन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि स्तन्य परिवर्तन का कारण क्या होता है। ठीक है, स्तन्य परिवर्तन का मतलब सुप्रीम कारण क्या कहा गया? तो वात्सल्य। वात्सल्य। का स्नेह। ठीक है, तो वात्सल्य शब्द आता है माता के स्नेह के लिए, तो जिनको नहीं पता मतलब भी लिख लेना। तो वात्सल्य है ना, माता का अपनी संतान में जो स्नेह है, वात्सल्य है, तो वो कारण है स्तन्य परिवर्तन का। ठीक है, चिकित्सा देखेंगे अब।
स्तन्य मतलब कफ के समान कैरेक्टर वाली चीज, तो श्लेष्मवर्धन द्रव्यों का प्रयोग करना है, जो कफ को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं उनका प्रयोग करना है। आगे देखिए, गर्भाशय, तो गर्भ आस्पंदनम अनुन्नत कुक्षिकाचा, तो गर्भ में स्पंदन ना होना, भाई बालक को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसके मूवमेंट जो है, हलचल उसकी सब कम हो गई है, प्लस अनुन्नत कुक्षिकाचा, तो प्रेगनेंसी में उधर का साइज भी बढ़ना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। इजी है, चिकित्सा देखेंगे। तत्र प्राप्त बस्ती कालाया शीर बस्ती प्रयोगो, मेध्य अन्नपान योग शायद, बहुत बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद कर लेना। एक तो सही समय आने पर कह रहे हैं शीर की बस्तियां देना, दूध की बस्तियां, और दूसरा मेध्य अन्नपान का प्रयोग। ठीक है, शीर बस्ती और मेध्य अन्नपान। अब इसके ऊपर सवाल आता है कि ये जो शब्द आया है, प्राप्त काल बस्ती, तो ये कब है समय, कब समझना चाहिए? मास में, अर्थ मास में। 8 मार्च। 8 माह। आठ चरक में माह 8 में। ठीक है, तो अच्छा। 8 चरक ने लिख 9 ले। माह। हाँ बेटा, चरक का 9 मास, हाँ ठीक चरक है। ने 9th में सर। हाँ ठीक है, लेकिन ये सुश्रुत से आंसर लगेगा ना इसका, वैसे सुश्रुति पढ़ रहे हैं, उन्होंने 8वें माह बताया, तो 8 माह, तो लिख लेना ये चीज भी, क्योंकि यहाँ नहीं एक्सप्लेन है, ये शारद स्थान में एक्सप्लेन आ गई। तो 8 माह का टाइम है कि समय कब आएगा बस्ती देने का, तो 8 माह। दूसरा मेध्य अनुपान का प्रयोग कराता है, तो इसको कहीं ना कहीं वहां से रिलेट कर सकते हो कि बच्चों में अगर आपने देखा हो कि माता को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ना, खासकर माता अगर नॉन वेज नहीं लेती है, या मान लो कि कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लेती है, तो बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, तो फोलिक एसिड दिया जाता है, वो लिख लो यहीं पर आप, कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड क्या हो सकता है बच्चे के अंदर, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, है ना। तो कहीं ना कहीं मेध्यन का मतलब मान सकते हो ऐसी चीजें जो ब्रेन पे काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे हमारा फोलिक एसिड हो गया, कि वो नहीं मिलेगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आती है वृद्धि की बात, ये इनका स्पेसिफिक है, चरक में नहीं बताएगी ये बात कहीं भी। तो फर्स्ट है वात वृद्धि, वात सर कौन बढ़ेगा, सा डिफेक्ट बताया आपने? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूरल ट्यूब होती है ना ओके। उसमें डिफेक्ट होना, हाँ। तो नेक्स्ट है वाद वृद्धि, वाद वृद्धि में वाक पारुष्यम, जो व्यक्ति बोल रहा है मतलब बोलेगा भी कर्कशी। कृशता, गात्र स्फुरणम, उष्ण कामिता, निद्रानाश, अलबल, कुछ रटना नहीं है आपको, एक पॉइंट पे बस फोकस करना है, ध्यान से देख लो, निद्रानाश। ठीक है, ऐसे ही पित्त में आप देखोगे तो और कुछ काम की बात नहीं है वहां, एक शब्द आया है अल्प निद्रता, और कफ में तो समझ ही सकते हो कि निद्रा ज्यादा आएगी। इसके ऊपर सीधा सवाल आ चुका है, तो बिल्कुल याद रखना है, पूछता है कि इनमें से वात से क्या होगा, पित्त से क्या होगा, और कफ से क्या होगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निद्रा नाश किस में है और अल्प निद्रा किस में है, लोगों को ऐसा लगता है कि पित्त तो अरे बहुत ही भयंकर चीज होती है ना, जब कॉन्सेप्ट बनाओगे ना तो ऐसी माइंड काम करेगा कि पित्त ज्यादा भयंकर चीज है, उससे तो एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, जला देगा, तो नींद कहाँ आने वाली है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखोगे, निद्रा नाश वात में है और अल्प निद्रा पित्त के अंदर है, ठीक है, और कफ में निद्रा आएगी, जाहिर सी बात है। बाकी आप पढ़ लो। तो वात में वाक पारुष्य, कृशता, गात्र स्फुरण, उष्ण कामिता, निद्रानाश और अल्पबल। पित्त में शीत कामित्वम, अल्प निद्रता, मूर्छा, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्य। कफ वृद्धि, गौरव, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संधि अस्थि विश्लेष और शैथिल्यम। ठीक है, कोई खास बात नहीं, आगे चलते हैं, धातुओं की वृद्धि की बात करते हैं। तो रस वृद्धि, हृदय उत्क्लेद और प्रसेक, रस की वृद्धि होने पे, अब देखो रस जो होता है हृदय उसका स्थान है, आपको पता होगा, है ना। हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि रस जो है हृदय में धमनियां रहती हैं 24, 10 ऊपर 10 नीचे, 4 बाएं दाएं, तो वो लेके जाती हैं इस रस को, तो वहां से रिलेट कर सकते हो, तो हृदय की जो कंडीशन होगी रस की वजह से होगी। बाकी एक पुरुष में और पढ़ा आपने कि हृदय में पीड़ा होती है, पार्श्व में पीड़ा होती है, और कहीं बात नहीं आई हृदय की। रक्त से देखो सिरा पूर्णत्व, तो रक्त जब कम होता है तो सिराएं शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि रक्त सिराओं में बहता है, ठीक है, लूज हो जाएंगी। और जब रक्त बहुत ज्यादा होगा तो सिराएं बिल्कुल पूर्ण दिखाई देंगी, तो सिरा पूर्णत्व। मांस की अधिकता होगी तो शरीर भारी दिखाई देगा, गुरुगात्रता, है ना, हाथ पैर उठाने का मन नहीं करेगा, है ना। क्लास का टाइम है, 6 बज रहे हैं, नींद आ रही होगी, 5, 5:30 बजे तक भी कैसे होगी आज क्लास, ऐसा विचार चल रहा होगा मन के अंदर। मेद, श्वास, कास, दुर्गंध है, तो दुर्गंध है, स्पेशली याद रखना, मेद वृद्धि में दुर्गंध तक होता क्या है कि देखो मेद की वजह से ना स्वेटिंग ज्यादा होगी, मेद का मल है श्वेत,
ठीक है, अब स्वेटिंग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि स्मेल आएगी, तो दुर्गंधता। और कहाँ मिलती है दुर्गंधता? भाई स्वेद में तो सीधे सीधे समझ सकते हो, मेद में भी ऐसा ही है। एक आर्तव में और लिखा है कि वहां भी एक कैरेक्टर है, आर्तव वृद्धि में भी दुर्गंधता। आगे देखो अस्थि वृद्धि। तो अस्थि जब बढ़ जाएगी तो दांत जो है ज्यादा निकल आता है ना, अधिदंत, मेनली वो याद रखो। नेक्स्ट है मज्जा, सर्वांग नेत्र गौरवम। तो पूरे शरीर में भारीपन, आंखों में भारीपन, नेत्र गौरव, ये स्पेशली याद रखोगे। शुक्र में शुक्र अश्मरी, ये बहुत जरूरी है, शुक्र अश्मरी का प्रादुर्भाव हो जाता है। स्पर्मोलिथ लिख सकते हो, स्पर्मोलिथ। और यहीं लिख सकते हो कि अश्मरी जो है वो 4 तरह की बताई गई, 4 तरह की, वातिक, पैतिक, कफज और शुक्र अश्मरी। और स्पेशल लिख लोगे, शुक्र अश्मरी बालकों में नहीं होते, ये शुक्र का वेग रोकने से, ठीक है, यंग एज में हो सकते, बच्चों को नहीं होगी, कहना है उसके बाद की लाइफ में हो सकते हैं। तो अश्मरी 4 तरह की, वातिक, पैतिक, कफज और शुक्र अश्मरी। शुक्र अश्मरी बालकों में नहीं होती है, शुक्र का वेग रोकने से वयस्कों में होती है। प्लस इसका स्थान बता देंगे, चलो कोई भी बोलो, स्थान कहाँ है? मेढ और वृषण के मेड मध्य। और द्रोह वृषण प्रश्न के के। ठीक है, मेढ वृषण के मध्य है। इशिका, किस अर्श में अश्मरी होने की संभावना होती है? कफज। कफज अर्श में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। नंदिनी, किस हृदय रोग में ऐसा लगता है कि मेरे हृदय से पत्थर उतर गए? कफज। है ना, कफज में ही है। ठीक है, आगे देखो। पुरीश वृद्धि, आटोप और कुक्षी में शूल होना, ये आटोप वर्ड है, ठीक कर लेना। पुरीश की वृद्धि होगी तो आटोप हो रहा है तब भी, कुक्षी में शूल हो रहा है तब भी। मूत्र, मूत्र वृद्धि में मुहुर्मुहु प्रवृत्ति, है ना, एक तो ये है कि इंक्रीज फ्रिक्वेंसीज हम बोल देते हैं, जैसे यूटीआई में कॉमन कैरेक्टर है, यूटीआई महिलाओं को कॉमनली होता है, अगर नहीं पता लिख सकते हो, महिलाओं में। और क्यों होता है कॉमनली? क्योंकि, एरिथ्रा का साइज बहुत छोटा होता है। यूरेथ्रा। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है ना, अराउंड 1/4 पुरुषों के कंपैरिजन में, इसलिए। तो खैर, मुहुर्मुहु प्रवृत्ति, बस्ती तोद और आधमान। बस्ती तोद हम लोगों ने देखा था पीछे, मूत्रशय में भी था और यहाँ वृद्धि में भी है। तो मुहुर्मुहु प्रवृत्ति, बस्ती तोद और आधमान। नेक्स्ट है स्वेद, त्वचो दुर्गंध्यम और कंडूचा। स्वेद बढ़ेगा ज्यादा तो इचिंग होने लगेगी, कह रहे हैं, दुर्गंधता तो आएगी आएगी। आर्तव में अंगमर्द, अति प्रवृत्ति, दुर्गंध्यम चा। आर्तव वृद्धि में अंगमर्द, अति प्रवृत्ति होगी होगी, दुर्गंधता भी हमने याद कर लिया, ये कैरेक्टर में मिलता है, कोई खास नहीं। आगे चलो। स्तन्य वृद्धि, स्तन्य और पिनत्व, है ना, पीन यानी स्थूल हो जाना। मुहुर्मुहु प्रवृत्ति तोदमचा, तो बार बार प्रवृत्ति हो रही है और तोद हो रहा है, शूल हो रहा है। नेक्स्ट है गर्भ वृद्धि, ये बहुत जरूरी है। जठर अभिवृद्धि, ये तो जानते ही हो कि उत्तर प्रदेश बढ़ जाएगा, है ना, गर्भ अगर उसका वेट ज्यादा हो गया। और स्वेदमचा, ये नहीं रिलेट कर पाते लोग, इसको बिल्कुल याद कर लेना, ये पूछ चुका है एक बार। जठर अभिवृद्धि और स्वेद, यही चाहो तो लिख लो कि जिन महिलाओं को डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, तो उनके बच्चों को अक्सर ये कंडीशन होती है कि उनका मतलब जो साइज है, मतलब कह लो उनका जो वेट है वो ज्यादा होता है एवरेज वेट से। और एवरेज वेट कितना मानते हैं इंडिया में लगभग? 2.8 kg। ठीक है, तो अराउंड 2.8 kg का एवरेज वेट है। तो महिलाओं को अगर डायबिटीज हो, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है किसी को, है ना, या ओबेसिटी हो पहले से, तो ये एक संभावना होती है कि ऐसा होगा कि गर्भ का साइज बड़ा होगा। दूसरा जो इससे भी जरूरी सवाल आता है वो आता है माइक्रोसिफेली, सिर का साइज छोटा होना, वो कब हो सकता है? अल्कोहल लेने पे। ठीक है, अल्कोहल तो एडिक्ट। मदर मदर। अगर अल्कोहल एडिक्ट है तो माइक्रोसिफेली कंडीशन डेवलप हो सकती है। अल्कोहल एडिक्ट मदर, माइक्रोसिफेली। ठीक है, तो गर्भ में जठर अभिवृद्धि स्वेदमचा, सभी वृद्धि की चिकित्सा संशोधन और शपण। देखो वृद्धि हुई है तो पहले तो संशोधन करा दो, है ना, जो भी बढ़ी हुई है एंटिटी उसको रिमूव कर दो बॉडी से। और दूसरा शपण,
शपण का मतलब होता है घटाने से। तो बाद में आप इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करोगे जो कहीं ना कहीं शोषण करते हो या कर्षण करते हो बॉडी का, ठीक है, उस तरह के द्रव्यों का प्रयोग। जैसे स्थूल और कृश की चिकित्सा हम लोग देखते हैं, तो बोलो स्थूल की चिकित्सा में क्या यूज किया जाता है? अवतर्पण, अवतर्पण और गुरु गुरु। उत्तरपण। गुरु अवतर्पण, अच्छी बात है। और अवतर्पण गुरु हाँ, और कृश की चिकित्सा में लघु लघु संतर्पण। लघु संतर्पण, अच्छी बात है। ठीक है, तो उस तरह के द्रव्य यूज करने हैं। और शपण जो शब्द है, ये स्पेशली याद रखना है कि ये बौद्ध दर्शन से आया है, शपण शब्द। तो यहाँ तो देख ही रहे हो आप। बाकी जो मतलब हमें पहले याद हम लोग करते थे, हमसे पूछा जाता था, वो था उरुस्तम, है ना। उरुस्तम में मेनली शपण चिकित्सा ही है, क्योंकि आम है, मेद है, वहां कफ है, तो उनको कम करने वाली चिकित्साएं हैं सारी। एक और पोर्शन आ गया सवाल पूछने के लिए, ध्यान। चलो पूछ लेता हूँ फिर मैं आपसे, क्योंकि जरूरी है ना। आकांक्षा, उन्माद में भय दर्शन करना किस तरह की चिकित्सा है? उभय विपरीतार्थकारी। बाकी लोग तैयार है सही करने के लिए, तुम्हें एकदम के ठीक जवाब आ जाए। मैं बार बार यही एक सवाल पूछता हूँ, जब भी पूछता हूँ। अच्छा, कितने हैं टोटल चक्रपाणी के अनुसार उपशय? 18। 18। अभी कुछ और अपना आंसर चेंज करना चाहोगे? उन्माद में भय दर्शन। नहीं, चलो कोई और। हेतु हेतु विपरीत। तात्कालिक हेतु विहार। विपरीत अर्थकारी सर। ठीक है, हेतु विपरीतार्थकारी विहार। ठीक है, चलो दूसरे सवाल का जवाब, अंजलि। यस सर। उरुस स्तंभ के रोगी को धारा विपरीत दिशा में शीतल जल में तैरना, ये चिकित्सा बताई गई है, किस तरह की चिकित्सा है? व्याधि विपरीतार्थकारी। विहार, ठीक है। व्याधि नहीं, उभय। उभय है विपरीतार्थकारी, विपरीतार्थ। उभय। है ना, उभय विपरीतार्थकारी बेटा। ठीक है, चलो एक और सवाल है लास्ट, ये है विजेता के लिए। विजेता, धारा विपरीत दिशा में तैरना, वृषभ अश्व इनके साथ दौड़ना, ये किस व्याधि का निदान है? वर्ड आए हैं वृषभ हाय सह धावंतम और प्रतार्यतो महानदी, ऐसे करके शब्द आए हैं। एक व्याधि का निदान है। चलो कोई और बताओ। छक्षण। शतक्षीण, ठीक है, शतक्षीण का निदान है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो सभी वृद्धि की चिकित्सा संशोधन है और शपण है। आगे ओज की बात कर रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन को मैं रहने देता हूँ। और अब मैं यही करूंगा कि आपके 2 सेशन ना डेली ऐसे लंबे लंबे लूंगा, पूरे पूरे लगभग ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के। आप लोग बस टाइम पे ज्वाइन करो। तो अब यही करेंगे, 2 सेशन यहाँ रखेंगे, क्योंकि इस बैच में अब काफी कुछ हो चुका है, मैं रिलैक्स हूँ। तो आराम से धीरे धीरे कवर करते रहो। तो यहाँ आप 2 ही बैच करेंगे इस तरह, 40-40 मिनट के पूरे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगला सेशन 8:30 से, जो ज्वाइन करना चाहे कर सकता है, लेकिन शर्त वही है, याद होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं कि हमें नहीं आता। 2-2 बैच पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल सफिशियंट है एक बैच करो। मैं तो कह रहा हूँ चाहे ये छोड़ दो, वो ज्वाइन कर लो अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो, कुछ लोगों का, ठीक है। लेकिन एक बैच करो, लेकिन ईमानदारी से, याद सब कुछ होना चाहिए, ठीक है।